एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि इस लेक्चर सीरीज में हम मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में जो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल तक के वंश हैं उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल तक के वंश अर्थात जो प्राचीन इतिहास है मध्य प्रदेश का उसको हम लगभग पूरा ही कवर कर चुके हैं और उससे संबंधित जो भी वीडियोज हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में उसी लेक्चर सीरीज को, एमपी हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो हम कवर करेंगे राजपूत काल और मध्य प्रदेश। मतलब जो राजपूत वंशों का टाइम पीरियड है, राजपूत वंशों का टाइम पीरियड क्या है आपका, एक तरीके से बोला जाए तो 10वीं 11वीं है ना, 9वीं 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच का जो काल है यह कहलाता है राजपूत काल। तो इसके संबंध में मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन आए इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7वीं से 12वीं एक बड़ा टाइम पीरियड लिया गया है। 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य का जो काल है उसको यहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, इसके तहत मध्य प्रदेश में क्या हुआ, इस समय 4 वंश आए। इस टाइम पीरियड में मध्य प्रदेश में 4 बड़े वंश आए। वो 4 बड़े वंश क्या थे आपके, तो गुर्जर प्रतिहार वंश था। कौन सा वंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश, कलचुरी वंश, चंदेल वंश और परमार वंश। ठीक है, तो इन सभी चारों वंशों को हम यहां सेपरेटली कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो वंश आता है आपका वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में क्या देखेंगे, तो सबसे पहले तो ये हमको देखना है कि इसका वर्णन वगैरह कहाँ मिलता है। तो जैन ग्रंथ कुवलय माला और हरिवंश पुराण के अनुसार गुर्जर शासक वत्सराज का शासन मालवा पर था। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है आपको कि इसका वर्णन, गुर्जर प्रतिहार वंश का वर्णन कहाँ पे मिलता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है आपको कि आपका जो कुवलय माला है और हरिवंश पुराण है ये किस धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ हैं। 2019 का प्री का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे, 2019 नहीं 2018 का है ना, 2018 का, तो उसमें प्रश्न पूछा हुआ है कालिका पुराण। मध्य प्रदेश ने, एमपीपीएससी ने 2018 के प्री में पूछा हुआ था कालिका पुराण जो धर्म ग्रंथ है उसका संबंध किस धर्म से है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को भी तैयार करते चलना है कि जैसे यहाँ पे क्या आ गया, कुवलय माला आया, हरिवंश पुराण आया, इनका संबंध किससे है, तो जैन धर्म ग्रंथों से है। ये जैन धर्म ग्रंथ हैं जहां पे हमको इन दोनों ग्रंथों में किसका वर्णन मिलता है, आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज का वर्णन मिलता है। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका संस्थापक कौन था, आपका नागभट्ट प्रथम था, जिसका शासन क्षेत्र क्या था, तो उज्जैनी था, अवंतिका। ठीक है, गुर्जर वंश का जो महान शासक हुआ वो कौन था, मिहिर भोज। गुर्जर वंश का जो एक महान शासक हुआ वो कौन था, मिहिर भोज। उसने अपने राज्य को सुसंगठित करके बुंदेलखंड क्षेत्र पर क्या कर लिया, आधिपत्य स्थापित किया। किसने, मिहिर भोज ने। मिहिर भोज के समय एक अरब यात्री कहाँ आया, यात्रा पर आया भारत में। उस अरब यात्री का नाम क्या था, सुलेमान। अच्छे से नाम आपको याद रखना है, सुलेमान, जो कि एक अरब यात्री था, वो यात्रा पर आया यहाँ भारत में। किसका शासन चल रहा था यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में उस समय, मिहिर भोज का। जो मिहिर भोज ने मुद्राएं प्रकाशित करवाई थी तो उसमें मिहिर भोज को आदि वराह के रूप में क्या किया गया था, प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों के से सर्वाधिक संघर्ष किसके हुए, राष्ट्रकूट से हुए। एक आप सुने होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा पहले तो, एक क्या है, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चलता है, त्रिपक्षीय संघर्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल को त्रिपक्षीय संघर्ष। तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष चला आपका, तो उसमें से 2 पक्ष क्या थे आपके, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो गुर्जर प्रतिहारों का संघर्ष किससे चला, राष्ट्रकूटों से चला। ठीक है, मिहिर भोज का अभिलेख ग्वालियर अभिलेख और सागर ताल अभिलेख है, अच्छे से याद रखिएगा। ग्वालियर अभिलेख और सागर ताल अभिलेख किसके हैं, मिहिर भोज के हैं। ठीक है, और गुर्जरों के पतन के बाद यहाँ पर, ठीक है, गुर्जरों के पतन के बाद मध्य प्रदेश में कौन कौन से, कलचुरी, परमार और चंदेल
स्वतंत्र शासक के रूप में क्या होते हैं, उभर करके आते हैं। अब ये जो कलचुरी थे, चंदेल थे और परमार थे, ये गुर्जर प्रतिहार शासकों के क्या होते थे, सामंत होते थे। गुर्जर प्रतिहार शासकों क्या होते थे, सामंत होते थे, फ्यूडल्स होते थे। यही क्या होते हैं, गुर्जर प्रतिहारों से क्या होते, स्वतंत्र होकर अपने अपने नए वंशों की क्या करते हैं, वंशावली प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो इनमें जो सबसे पहला आता है वो आता है आपका कलचुरी वंश। कलचुरी वंश जो है उसका क्या है, मध्य प्रदेश का कलचुरी वंश जो, उसके अंदर कुछ कुछ शाखाएं हैं उसकी। कलचुरी वंश जो मध्य प्रदेश में, उसको 3 शाखाओं में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। जो सबसे प्रमुख शाखा है कलचुरी वंश की वो क्या है, त्रिपुरी शाखा। दूसरी जो महत्वपूर्ण शाखा है वो है माहिष्मती शाखा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण शाखा है वो क्या है, आपकी रतनपुर शाखा। तो अब इन तीनों शाखाओं को हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, कलचुरी वंश की सबसे पहले क्या आती है, माहिष्मती शाखा। माहिष्मती शाखा जो है कलचुरी वंश की, वही क्या है, प्रमुख शाखा है, वही क्या है, सबसे पुरानी शाखा है। ठीक है, जिसका संस्थापक कौन था, कृष्णराज। माहिष्मती शाखा का संस्थापक कौन था, कृष्णराज। अन्य शासक कौन हुए वहां, तो शंकरगण और बुधराज हुए। इस वंश के नरेश, इस वंश के राजा ईश्वर सेन ने 248 ईस्वी में कलचुरी संवत प्रारंभ की थी। अच्छे से याद रखना है आपको, कलचुरी संवत प्रारंभ किसने की थी, ईश्वर नरेश ने। अगली जो शाखा आती है आपकी वो है त्रिपुरी शाखा। त्रिपुरी शाखा का जो संस्थापक था वो कौन था, वामराज देव। वामराज देव। जबकि वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, कुक्कल को। आपको कुक्कल का नाम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कुक्कल का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। राजधानी क्या थी, त्रिपुरी थी। त्रिपुरी कहाँ है, आपके जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर का ही क्या है, एक तरीके से पुराना नाम है, प्राचीन नाम। अब इस वंश का एक शासक हुआ प्रतापी शासक, कौन, कर्ण। तो इस वंश के कर्ण नामक शासक ने अपने साम्राज्य का अत्यधिक भौगोलिक विस्तार किया और इसकी जो सैन्य उपलब्धियां रहीं, उसकी इन सैन्य उपलब्धियों के कारण इसको हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। देखो, भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको, समुद्रगुप्त को। और हिंदू नेपोलियन किसको कहते हैं, तो कलचुरी वंश के प्रतापी शासक कर्ण को कहा जाता है। ठीक है, इस यहीं इसी वंश का एक शासक हुआ कौन, गंगेय देव। उसने राजा भोज व राजेंद्र चोला से संबंध बनाए एवं चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय से भी क्या किया था, उसका संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस वंश का एक शासक कौन हुआ, कर्ण, वो हिंदू नेपोलियन कहलाया। इसी वंश का एक शासक हुआ गंगेय देव। उसने क्या किए, राजा राजा चोला, राजेंद्र चोला, मतलब कि चोला वंश हो गया, और चालुक्य वंश, इनसे क्या हुआ, संघर्ष में आया, इनसे उसने संबंध बनाए। अब यहां पे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी एक नाटक है, नाटक का नाम है। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन है, रचयिता राजशेखर। और काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है उसके भी रचयिता कौन है, राजशेखर। तो कर्पूर मंजरी नाटक और काव्य मीमांसा ग्रंथ के लेखक राजशेखर इन्हीं वंश के शासकों के क्या होते थे, दरबार में होते थे। और अगर और अधिक स्पेसिफिक बात करें तो इस वंश के किस शासक की दरबार में, तो देवराज प्रथम की दरबार में। ठीक है, देवराज प्रथम की दरबार में। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि कलचुरी वंश का वर्णन हमको कहाँ मिलेगा, तो कलचुरी वंश का वर्णन हमको कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा में मिलेगा, जो कि कलचुरी वंश के संरक्षण में एक तरीके से जो कवि रहे राजशेखर जी, उनके द्वारा क्या है, रचित हैं। तो ये 2 शाखाएं हो गई, माहिष्मती और त्रिपुरी। तीसरी शाखा आती है आपकी रतनपुर शाखा। रतनपुर शाखा, तो ये आपके रतनपुर की शाखा कहाँ मिलेगी आज की तारीख में, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ रीजन के आसपास वहां मिलेगी। ठीक है, 9वीं शताब्दी के अंत में त्रिपुरी के क्षेत्र के दक्षिणी कौशल में रतनपुर शाखा क्या की गई, स्थापना की गई, बालाघाट छिंदवाड़ा इधर के एरिया में, जिसकी राजधानी क्या थी, तुम्माड़। रतनपुर शाखा की राजधानी क्या थी, तुम्माड़। शासन क्षेत्र क्या रहा, तो रतनपुर, बिलासपुर, तुम्माड़, ये इसका शासन क्षेत्र माना जाता है। तो ये क्या था पूरा आपका कलचुरी वंश।
अगला जो महत्वपूर्ण वंश आता है वो है चंदेल वंश। चंदेल वंश के बारे में आपको कई सारी चीजें पता होंगी, कुछ चीजों को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो देखो, जिस चीज को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश का जब शासन का पतन होने लग गया तो उनके जो सामंत थे, उनके सामंत कौन कौन थे? कलचुरी वंश के जो राजा हुए उसके सामंत हुए, चंदेल वंश का जो प्रथम राजा हुआ वो सामंत हुआ, परमार वंश का जो राजा हुआ वो सामंत हुआ। तो इन सामंतों ने अपने अपने नए वंशों को क्या किया? स्थापित किया और प्रारंभ किया। ठीक है, तो वही पॉइंट यहां लिखा हुआ है कि चंदेल प्रतिहारों के क्या होते थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत होते थे। जय सिंह अथवा जेजा नामक शासक द्वारा क्या किया गया कि प्रदेश उसके नाम के कारण यह प्रदेश क्या कहलाया? जेजाग भुक्ति कहलाया। जो चंदेलों का शासन है वो किस नाम से जाना जाता है? वो क्षेत्र जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता है। और जेजाग भुक्ति नाम कैसे पड़ा? क्योंकि इस वंश में एक शासक हुआ है। कौन? जेजा। ठीक है, यह जय सिंह। बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम क्या हुआ आपका? जेजाग भुक्ति हो गया, वही हमने डिस्कस किया। चंदेल राजाओं ने सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने लेखों में करवाया था। अब लिपि क्या है? अक्षरों को व्यक्त करने के लिए जो एक माध्यम प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा क्या है? उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा जो है उसकी लिपि क्या है? रोमन। ठीक है, तो ये जो देवनागरी लिपि में सबसे पहले प्रयोग किया गया, देवनागरी लिपि का अभिलेख लिखने के लिए, उसका सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? चंदेल वंशी शासकों द्वारा। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक इनने शासन किया। संस्थापक किसको माना जाता है? नन्नूक को। अच्छे से याद रखना है आपको, नन्नूक। राजधानी आपको पता ही होगी, खजुराहो या खजूर बाहक भी बोला जाता है उसको। और प्रमुख शासक कौन हुए? वाकपति, धंग, विद्याधर। इनके बारे में हम आगे डिटेल से देखेंगे। तो इनमें जो सबसे प्रमुख शासक हुआ, जो संस्थापक था, वो कौन था? नन्नूक था। 831 में क्या करता है वो? चंदेल वंश की स्थापना करता है। और किस चीज की उपाधि धारण करता है? नृप और महीपति की उपाधि धारण करता है। नृप और महीपति की उपाधि धारण करता है। दूसरा शासक होता है वाकपति। ये वाकपति कौन था? नन्नूक का पुत्र था। इसने अपना साम्राज्य विस्तार कहां तक किया था? विंध्य पर्वत तक किया था। विंध्य पर्वत श्रेणियों तक इसने क्या किया? साम्राज्य का विस्तार किया। तीसरा जो शासक आता है जेजाग, जिसको जय सिंह के नाम से भी जानते हैं, इसी के नाम पे क्या पड़ा था? पूरा राज्य का नाम जेजाग भुक्ति पड़ा था। अगला जो शासक है वो है आपका धंगदेव। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये चंदेल वंश का एक प्रतापी शासक था, जो कि उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली चंदेल वंशी शासक माना जाता है। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली चंदेल वंशी शासक माना जाता है ये। ठीक है, इसने बनारस पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया था। धंगदेव ने अपना आधिपत्य बनारस पर भी स्थापित किया था। आंध्र राज्य, कुंतल एवं कौशल राज्य से क्या हुआ था? इसका युद्ध हुआ था। इसने खजुराहो में निर्माण कार्य करवाया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए धंगदेव के बारे में यही याद रखना है। खजुराहो में इतने सारे जो मंदिर हैं उनमें से जो पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर है जैन धर्म से संबंधित, उसका निर्माण किसने करवाया? राजा धंगदेव ने करवाया था। अगला आता है आपका विद्याधर। 1019 से लेकर के 1027 का जो कालखंड है इसके बीच में इसने क्या किया? महमूद गजनवी से संधि करके अपने साम्राज्य को महमूद गजनवी के आक्रमण से क्या किया? बचाया। विद्याधर ने कूटनीति या रणनीति के माध्यम से महमूद गजनवी से संधि करके अपने राज्य को महमूद गजनवी के आक्रमण से बचाया। और इसने खजुराहो में जो एक बहुत महत्वपूर्ण निर्माण कार्य करवाया वो क्या है? कंडरिया महादेव मंदिर। खजुराहो के जो मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं, उनमें जो सबसे प्रमुख मंदिर को स्थान दिया गया है, खजुराहो का जो पूरा टेम्पल समूह उसको शामिल किया गया है विश्व धरोहर की सूची में, पर उसमें भी जो सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है वो कौन सा है आपका? भगवान शंकर को समर्पित आपका कंडरिया महादेव मंदिर।
अगला जो शासक आता है वो है आपका परमार्दी देव। 1166 से लेकर के 1202 के बीच में इसका क्या होता है, शासनकाल होता है। ये चंदेल वंश का अंतिम योग्य शासक माना जाता है। परमार्दी देव को, राजा परमार्दी देव को अंतिम योग्य शासक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 से 3 फैक्ट इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्या है कि अब आपको एक पता है, एक पैरेलल कहानी है चौहान वंश की, राजस्थान का चौहान वंश। उस चौहान वंश के एक परम प्रतापी शासक हुए राजा पृथ्वीराज चौहान। राजा पृथ्वीराज चौहान। तो 1182 में राजा पृथ्वीराज चौहान और राजा परमार्दी देव के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध में परमार्दी देव की तरफ से उनके 2 सेनापति भाग लेते हैं। उन दोनों सेनापतियों का नाम क्या था, आल्हा और उदल। आल्हा और उदल, अगर आप बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इन नामों से परिचित होंगे। आल्हा उदल के शौर्य की गाथा से आप बहुत अच्छे तरीके से फोकलोर के माध्यम से क्या होंगे, परिचित होंगे। ठीक है, तो ये परमार्दी देव की तरफ से युद्ध में भाग लेते हैं। ठीक है, और इसी युद्ध में क्या होते हैं, आल्हा और उदल वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये जो युद्ध है 1182 का पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव के मध्य, इसका वर्णन कहां मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। वो है आपका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, इसमें से इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इन्हीं के शासनकाल में 1202 में क्या किया था, आक्रमण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202 में जब मध्य प्रदेश में हमला किया तो उस समय बुंदेलखंड के रीजन में किसका शासन था, परमार्दी देव का। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये पूरा क्या था आपका चंदेल वंश। अब आगे चलते हैं राजपूत वंशों में, जो है आपका परमार वंश। परमार वंश 973 से लेकर के लगभग 1305 ईस्वी के कालखंड में क्या करता है, शासन करता है। जिसका संस्थापक आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वो कौन है, उपेंद्र। कौन है, उपेंद्र। जिसका वास्तविक संस्थापक किसका माना जाता है, कृष्णराज को माना जाता है। उपेंद्र शासक है पर वास्तविक संस्थापक कृष्णराज को मानते हैं। आपको यहाँ कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आपको जो बहुत महत्वपूर्ण नाम याद रखना है वो क्या रखना है, उपेंद्र का नाम याद रखना है। ठीक है, राजधानी क्या थी, तो प्रारंभिक राजधानी इनकी उज्जैन थी। बाद में राजधानी क्या बनती है, धार भी बनती है। ठीक है, जब राजा भोज आते हैं। प्रमुख शासक कौन हुए, मुंज हुए, राजा भोज हुए, सिंधुराज हुए। सिंधुराज किसके थे, राजा भोज के पिता थे। ठीक है, ये क्या थे, प्रतिहारों के सामंत थे। इस चीज को हमने पहले भी डिस्कस किया। परमार, चंदेल, कलचुरी, ये सभी क्या थे, परमारों के ही सामंत होते थे। अब देखते हैं परमार वंश के जो प्रमुख शासक हुए उनके बारे में। तो इसमें जो प्रमुख शासक आते हैं पहले, वो है शीयक द्वितीय। शीयक द्वितीय राष्ट्रकूट नरेश खोतिक से स्वतंत्र होकर के क्या करते हैं, परमार वंश की नींव रखते हैं। शीयक द्वितीय क्या थे, संस्थापक थे। उन्हें किससे, राष्ट्रकूटों से स्वतंत्र होकर के इस वंश की नींव रखी। इस वंश के जो एक अन्य प्रतापी शासक हुए वो थे वाकपति मुंज। 973 से लेकर के 998 तक क्या करेंगे, शासन करेंगे। इनके काल में मालवा का इनका जो काल है, इस काल को क्या बोलते हैं, मालवा का स्वर्ण काल बोलते हैं। बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। मालवा का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को बोलते हैं, वाकपति मुंज। परमार नरेश, वाकपति मुंज। इसके अलावा और क्या याद रखना है, तो धार में जो मुंज सागर झील है उसका भी निर्माण किसने करवाया, वाकपति मुंज ने। इसके अलावा माहेश्वर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, यहाँ इनने कई मंदिरों का निर्माण करवाया। कलचुरी, हूण, चालुक्य, इन सब के खिलाफ इनने क्या किया, विजय अभियान किए। ठीक है, अगले जो शासक हुए वो कौन होते हैं आपके, सिंधुराज। सिंधुराज ये मुंज के पश्चात शासक बने। सिंधुराज की विजयों का वर्णन पद्मगुप्त ने अपनी किताब नव सहसांक चरित्र में की है। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, यहाँ पे 2 चीजें। पहला कि वर्णन कहाँ से मिलता है, तो एक पुस्तक है पद्मगुप्त की, वो क्या है, नव सहसांक चरित्र। यहां से इसका क्या मिलता है, इनका वर्णन मिलता है। पहला पॉइंट आपके लिए।
दूसरा पॉइंट जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, वो आपको अगले पेज में मिलेगा कि राजा भोज से इनका क्या संबंध था। तो राजा भोज इनके क्या थे, पुत्र थे। राजा भोज सिंधु राज के कौन थे, पुत्र थे। तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं राजा भोज में। तो राजा भोज का बारे में यहाँ पे जितनी चीजें लिखी हैं आपको एकदम अच्छे से कंठस्थ करके रख लेना है, क्योंकि 2019 के एमपीपीएससी के प्री के प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है राजा भोज के बारे में प्रश्न, उनके द्वारा बनवाए गए एक मंदिर के संबंध में। ठीक है, तो इनका शासनकाल क्या था, 1000 से लेकर के 1055 एडी के बीच का शासनकाल है। परमार वंश के परम प्रतापी शासक हुए। तलवार, एक तरीके से ये शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत थे, ऐसा बोलना चाहिए इनको कि राजा भोज शस्त्र और शास्त्र दोनों में क्या थे, पारंगत थे। इनकी राजधानी क्या थी, धार थी। परमार वंश की 2 राजधानियां हुई, हमने ऊपर डिस्कस किया, उज्जैनी और धार, है ना। अब देखते हैं इनकी उपलब्धियां। तो इनकी उपलब्धियों में क्या आता है, साम्राज्य विस्तार के संबंध में तो लाट के कीर्तिवर्धन को हराया था। पिछले वीडियो में जब हम गुप्त वंश पढ़ रहे थे तब हमने लाट का मतलब जाना था। लाट क्षेत्र कहाँ आता है, तो गुजरात का, आज के गुजरात का जो दक्षिणी भूभाग है वो क्या कहलाता था उस समय, लाट प्रदेश कहलाता था। तो वहां उनने विजय प्राप्त की। चालुक्यों के को उनने हराया, कलचुरी के गंगदेव को हराया, चौहानों के वीरराम को हराया और गुजरात राज्य को क्या किया, उनने जीता। और इनका अगर हम राज्य के बाद विस्तार की बात करें तो मालवा की नदी में कोंकण प्रदेश, खानदेश, गुजरात में कच्छ तक इनका क्या था, राज्य विस्तृत था। ठीक है, अब देखते हैं इनकी सांस्कृतिक और स्थापत्य जो कार्य हुए उसको। तो जो स्थापत्य सांस्कृतिक कार्य देखेंगे उसमें हम क्या पाएंगे, भोपाल में इनने भोज ताल का निर्माण करवाया, जिसको यहाँ के लोग, भोपाल के लोग किस नाम से जानते हैं, बड़ी झील के नाम से। फिर क्या हुआ, इनने भोजपुर में एक क्या बनाया, देवालय बनवाया, जिसको हम भोजपुर ही सिर्फ नाम से ही जानते हैं, भोजपुर देवालय। ठीक है, तीसरा क्या हुआ, इनने भोजशाला में सरस्वती मंदिर बनवाया। भोजशाला में, धार में इनने सरस्वती मंदिर बनवाया, जिसको आज की तारीख में किस नाम से जानते हैं लोग, कमाल मौला मस्जिद के नाम से जानते हैं। और वहां पे क्या किया, उस मंदिर में वाक देवी की प्रतिमा स्थापित की। वाक देवी मतलब माता सरस्वती। वाक देवी किनको बोलते हैं, माता सरस्वती को बोलते हैं। तो उनकी प्रतिमा वहां पे क्या करवाई, एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठित करवाई। ठीक है, अब आते हैं यहाँ की साहित्यिक उपलब्धियां क्या हैं। तो पहली जो साहित्यिक उपलब्धि है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत थे। तो शास्त्र के रूप में इनने क्या किया, खुद ही ग्रंथ लिखे बहुत सारे। उसमें क्या आता है, समरांगण सूत्रधार आता है, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, ये सभी पुस्तकें आपको याद रखनी है उनकी। कौन कौन सी, समरांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति। इसके अलावा उनके कुछ अन्य कार्य भी हैं, इन अन्य कार्यों को देख लेते हैं। तो एक अन्य कार्य क्या है कि महाकालेश्वर मंदिर और केदारनाथ मंदिर की इनने क्या कराई, मरम्मत कराई। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, केदारनाथ मंदिर आपका हरिद्वार, ठीक है, या उत्तराखंड। इसके अलावा इनके दरबार में धनपाल, दामोदर मिश्र और भास्कर भट्ट क्या करते थे, रहते थे। ठीक है, बड़े कवि हैं। इन्होंने त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ में। ये जो त्रिभुवन मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ में कराया गया, यही प्रश्न था आपके 2019 के एमपीपीएससी के प्री में, जिसमें पूछा गया था कि त्रिभुवन मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ में किसने करवाया। वो तो कौन है, आपके राजा भोज हैं। इसके अलावा जो नागाई अभिलेख है उसके अनुसार चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने धार पर आक्रमण किया एवं राजा भोज को पराजित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या हुआ, राजा भोज पराजित हुए। इस चीज का वर्णन कहां से मिलता है, नागाई अभिलेख से। क्या वर्णन मिलता है, किसने हराया उसको, उनको, चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने हराया। इसके अलावा पारिजात मंजरी, उदयपुर प्रशस्ति तथा फलवन अभिलेख का भी संबंध किससे है, राजा भोज से ही है। पारिजात मंजरी, उदयपुर प्रशस्ति और फलवन अभिलेख।
ठीक है। अब यहाँ पे एक और वंश आता है छोटा सा, हमारे प्रदेश के हिसाब से ये छोटा वंश है, वैसे छोटा वंश नहीं था ये, ठीक है। वो क्या है? राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट राजवंश। तो राष्ट्रकूट राजवंश मुख्यतः क्या कहाँ का था? दक्षिण भारत का था या दक्कन प्रदेश का था। इसकी दो शाखाएं थी, एक अमरावती व बैतूल शाखा, दूसरी मान्यखेत शाखा। जो मेन शाखा थी वो क्या थी? मान्यखेत थी। मेन शाखा क्या थी? मान्यखेत थी। दूसरी जो एक्सटेंडेड शाखा थी वो क्या थी आपकी? अमरावती बैतूल शाखा। 7वीं से 10वीं शताब्दी तक राष्ट्रकूटों की एक शाखा ने अमरावती बैतूल के क्षेत्र में शासन किया। इस शाखा का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने उज्जैन की विजय की एवं हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था उसने। दंती दुर्ग ने उज्जैन पर आधिपत्य स्थापित करके हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया। और राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का एक अभिलेख कहां से मिलता है? इंद्रगढ़ मालवा से प्राप्त होता है। कहां से? इंद्रगढ़ मालवा से। ठीक है, तो ये क्या था आपका पूरा राष्ट्रकूट वंश था। ठीक है, अब यहां पे अगला वंश आता है आपका कच्छवाह वंश या कच्छपाद वंश। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। इसका शासन क्षेत्र क्या था आपका? तो गोपांचल क्षेत्र, लश्कर क्षेत्र, चंबल क्षेत्र जो है वो इसका शासन क्षेत्र था। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, ये पूरा क्षेत्र है ना, जिसका संस्थापक कौन था? वज्रदामन। इस शाखा के इतिहास को जानने का जो मुख्य क्षेत्र है वो क्या है? राजा महिपाल का सास बहु मंदिर। राजा महिपाल द्वारा बनाया गया ग्वालियर में जो सास बहु मंदिर है वो इसका क्या है? कच्छवाह वंश की जानकारी का एक स्रोत है। राजा महिपाल को सास बहु अभिलेख में क्या बताया गया है? सूर्य जनित कहा गया है। सूर्य जनित मतलब जो सूर्य से जन्मा हो। ठीक है, अगला जो वंश आता है वो क्या है आपका? गुहिल वंश। गुहिल वंश के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, देखो गुहिल वंश मुख्यतः गुजरात का था। ठीक है, उसके बारे में आपको बस इतना याद रखना है कि इसका मध्य प्रदेश में कहाँ शासन था? तो मंदसौर और उसके आसपास के क्षेत्र में इसका शासन होता था। तो ये पूरा क्या था आपका? मध्य प्रदेश में जो राजपूत वंश हुए उनके बारे में पूरी जानकारी थी, जिसमें हमने गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, कलचुरी वंश इनके बारे में देखा। साथ ही साथ हमने राष्ट्रकूट वंश, गुहिल वंश और कच्छवाह वंश जो है उसके बारे में भी सामान्य चर्चा की। तो आज का वीडियो आपका यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।